विपक्ष के नेता जो थे राहुल गांधी, वो सबसे बड़े मैग्नेट थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के निवास के बाहर जो आंदोलन किया वो देश का आंदोलन था। एक विपक्ष के अम्ब्रेला के नीचे इतने लाखों छात्र एक साथ इस तरह से जंतर मंतर या सीपी पर या लुटियंस दिल्ली में क्यों नहीं इकट्ठे हो पाए? सीजेपी ऐसा कर पाई, आप उससे क्रेडिट क्यों लेते हैं? 2011 से यह सवाल का जवाब एक ही है, क्योंकि केजरीवाल की पर्सनल एम्बिशन। आप ही कह रहे हैं कि केजरीवाल इज सो पावरफुल कि उसने तमन्ना किया और अब उसने सीजेपी तो ना खाता ना वही, जो अरविंद कहे वही सही, ये तब से चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से इस देश में क्या बदला, इन युवाओं को क्या मिला, मेरा सवाल है। सबसे पहली अच्छी चीज ये हुई कि भारत एक आर्ग्यूमेंटेटिव देश था, वो वापस आ गया। अब आप आर्ग्यूमेंट करने लगे हो फिर से, अब आप किसी को भगवान नहीं मानते। मुसलमान को अगर लिंच किया जाता है, उसके घर को बुलडोज किया जाता है, तो क्या आपको लग रहा है इनमें से कुछ युवा उठ खड़े होंगे? क्या वो इतनी हिम्मत दिखाएंगे? मुसलमान है लेकिन देशभक्त है, ऐसा जो कहते हैं वो संघी है। ये मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, हम सब देशभक्त हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस मोमेंटम को, इस गुस्से को क्या राहुल गांधी दूर तक ले जा सकते हैं? आने वाले 3 साल बाद आरएसएस के जो बड़े बड़े ऑफिस बने वहाँ आइसक्रीम पार्लर खुलेंगे और उसके बाद आरएसएस के जो गणवेश है, यानी जो यूनिफॉर्म्स है, वो आप म्यूजियम में देखेंगे। नाउज में हम डेटा और ग्राउंड रियलिटीज के जरिए वो स्टोरीज आपके सामने लाते हैं जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है या गलत तरीके से पेश किया जाता है। हम एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, यानी हमारे पीछे किसी तरह की कोई कॉर्पोरेट बैकिंग नहीं है। हमारी असली ताकत आप हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और ज़रूरी स्टोरीज लगातार आपके सामने आती रहें, तो हमारी वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके लिए मुमकिन हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के ज़रिए आप हमें सपोर्ट करें, ताकि हम यूं ही आपके सामने स्टोरीज लाते रहें और यूं ही काम करते रहें। दस करोड़ इंसानों जिंदगी से बेगानों, सिर्फ चंद लोगों ने हक तुम्हारा छीना है। खाक ऐसे जीने पर ये भी कोई जीना है। बेशऊर भी तुमको बेशऊर कहते हैं, सोचता हूँ ये नादां किस हवा में रहते हैं। और ये कसीदा गो फिक्र है यही जिनको, हाथ में अलम लेकर तुम न चल सको लोगों। कब तलक ये खामोशी चलते फिरते जिंदानों, 10 करोड़ इंसानों। आप 10 करोड़ की जगह यहाँ पर 140 करोड़ आप कर सकते हैं। आदाब, नाउज नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म हो गया है और इस सीजेपी के प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद अब इसको लेकर बातचीत हो रही है कि इस प्रोटेस्ट से देश को क्या हासिल हुआ है। क्या वाकई में हम कह सकते हैं कि जो 12 साल में नहीं हुआ वो हमने सीजेपी के प्रोटेस्ट में देखा। जिस बड़ी तादाद में युवा सड़कों पर आए, डंडे खाए, लाठियां खाई, हाथ पैर तोड़वाए, पैलेट गन्स झेली, सर फुटवाए, लेकिन उसके बाद भी वो झुके नहीं, उसके बाद भी वो डरे नहीं। क्या उन्हीं छात्रों को, उन्हीं युवाओं को अब डराने की, धमकाने की कोशिश की जा रही है? उनके ऊपर केसेस लाते जा रहे हैं, उनके अकाउंट सस्पेंड किए जा रहे हैं, उनके घरों तक पहुंचा जा रहा है और ख़ास तौर पर महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। खास तौर पर यह कहा जा रहा है कि यह हमारे लिए, प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक कल्चरल शॉक है कि कैसे बेटियां जो हैं वो गालियां दे रही हैं और वो ये भूल जाते हैं कि उन्हीं के पार्टी से जुड़े लोग, हिंदुत्ववादी संगठन के लोग किस तरह से दिन रात मुसलमानों को, महिलाओं को और मुसलमानों के आराध्यों को किस तरह से दिन रात जो है वो माँ बहन की गालियां देते हुए नजर आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को उसकी फिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री को फिक्र सिर्फ तब होती है जब गालियां उनको दी जाएं या उनको टारगेट किया जाए। आज हम बात करेंगे कि सीजेपी के इस प्रोटेस्ट ने देश को कितना बदला है। क्या वाकई में इन युवाओं को डरा लिया जाएगा? क्या वाकई में अब हम कोई और इतना बड़ा प्रोटेस्ट क्या नहीं देखेंगे? क्या वाकई में अमित शाह का इस्तीफा होगा? क्या सरकार को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा? और क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अकाउंटेबल ठहरा दिया गया है क्या इस सरकार को, पहली बार जिस तरह से इस्तीफा हुआ है? हम आज के पॉडकास्ट में 2 हिस्सों में बात करने जा रहे हैं। एक वो लोग जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया
उनको क्या हाथ लगा, और वो लोग, वो छात्र, वो युवा जिन्होंने डंडे लाठियां सब कुछ खाई लेकिन टिके रहे, उन्हें क्या मिला है, इस पर आज हम बात करेंगे। और मेरे साथ आज जो मेहमान हैं उनको सुनना आप बहुत पसंद करते हैं, वो उन चंद लोगों में शुमार हैं जो तमाम, जब भीड़ एक तरह की बात कर रही थी, जब पॉपुलर सेंटिमेंट सर चढ़कर बोल रहा था, तो उन्होंने उन हवाओं के खिलाफ खड़ा होना उन्होंने पसंद किया, और शायद हमेशा से वो यही करते रहे हैं। उनको भी बहुत टारगेट किया गया, उनको भी गालियां मिली, उनको भी ट्रोल किया गया, लेकिन जो उन्होंने एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड लिया था जो कि सही था, देश के लिए था, इस लोकतंत्र के लिए था, इस संविधान के लिए था, वो एक कदम भी पीछे नहीं हटे। आप सही समझे, मैं बात कर रही हूं राजू पारुलेकर जी की। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, वेलकम टू नाउज नेटवर्क। राजू जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये कि जब हमने पिछला एपिसोड किया था तब तक तो ना प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, ना ही एक तरह से ये समझ में आ रहा था कि आगे सीजेपी आखिर क्या करने जा रही है, क्या उनका इरादा है। तब से अब तक बहुत कुछ बदल गया है, बहुत पानी बह गया है, और बहुत कुछ हमने बदलते हुए देखा है। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो हमने रेजिस्टेंस सड़कों पर देखा, ये युवाओं को हमने लड़ते हुए जो देखा, डंडे खाते हुए देखा, और उसके बाद भी वो फिर से अगले दिन लौट कर आए, इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? देश के युवा, देश की जनता, जेन ज़ी का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हर पीढ़ी ने अपनी उसमें कंट्रीब्यूशन दी है। देखिए, जेन ज़ी मेरे घर में भी है, मेरी बेटी भी है, तो अगर अपने बच्चों को आप प्रोटेस्ट में भेजते हो तो माँ बाप का भी क्रेडिट बनता है। यानी अपने ऊपर लाठी गिरे, इससे ज़्यादा बड़ा डर अपनों पर लाठी गिरे इसका होता है। हाँ, तो अपने पर गोली चले, क्योंकि गृह मंत्री ऐसे हैं कि AK-47 ही चलवा देते हैं, अमित शाह पैलेट गन ही चलवा देते हैं, तो अपने ऊपर ये चले, उससे डर ज़्यादा लगता है अपने बच्चों पर चले। तो वो जनरेशन जिन्होंने ये भी सेक्रीफाइस किया, ये त्याग किया कि देश के लिए ज़रूरी है, मेरे बच्चा, मेरी बेटी, मेरे बेटे इतने अच्छे घर के, इतने पढ़े लिखे जा रहे थे, तो वो अनजाने में तो नहीं जा रहे थे, अपने माँ बाप को उनके फ़क्र था उन पर। तो हर पीढ़ी ने इस देश के और हर तबके ने, आपने इरफान भाई का देखा, फिर उम्मेद भाई का देखा, जुनेद भाई का, तो वो सारे लोग अपनी तरफ से अपने कटु अनुभवों को भूलकर, ताकि कटु अनुभव का मतलब ये है कि उन्हें मालूम था, दोनों को, इरफान भाई को भी मालूम था कि मैं मुसलमान हूँ तो पहले मेरा घर बुलडोज करेंगे, हालांकि जो उच्च वर्ण के हिंदू है उनको छोड़ देंगे, ये उनको मालूम था, ऐसा नहीं कि वो अनजाने में कर रहे थे, फिर भी वो डटकर देश के लिए खड़े रहे। इससे बड़ा और सुंदर 2019 से, असल में 2016 से मैं लगातार नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो दमन तंत्र है और RSS नाम के एक गिरोह का भारत के संविधान और अमन पसंद लोगों के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है इजराइल की मदद से, उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। मुझे वो अंजाम तक पहुँचते देखना कितना खूबसूरत था। लेकिन मैं ये भी उस वक्त मैं सजग था, क्योंकि 2011, 2012 और 2013 में मैंने कुछ जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया है। मुझे मालूम है कि वो उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या होती है। यानी राजनीति या आंदोलन 2+2 = 4 ऐसा नहीं होता, 2+2 = 4 नहीं होता। इस आंदोलन को सक्सेसफुल बनाने से की बात करने से पहले यह आंदोलन CJP का था ही नहीं। यह आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, मैंने कांग्रेस पे जितनी आलोचना की किसी ने नहीं की होगी शायद, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने छात्रों की गूंज के रूप में इंडिया यूथ कांग्रेस और NSUI ने यह आंदोलन सारे शहरों में शुरू किया था। और उसमें ऐसी भीड़ उमड़ पड़ी थी कि देख के पता चलता था कि देश अब सब्र का बांध टूट चुका है। नीट पेपर का तो लास्ट स्ट्रॉ कैमल्स बैक था, लेकिन इन लोगों ने मोदी सत्ता के नाक के नीचे सहमति से राम मंदिर पे डाका डालने की हिम्मत लोगों की हुई। जो राम मंदिर के रखवाले थे, जो चौकीदार थे, वो राम मंदिर के चोर निकले। उसके बाद लोगों के सब्र का बांध टूट गया।
उसके बाद उनके समझ में आया ये राम के लिए ना चल रहा है, ना सीता के लिए, ना रहीम के लिए, ना अब्दुल को टाइट करने के लिए, ये बस अपनी जेबें भरने के लिए और अपनी सत्ता को अक्षुण्ण रखने के लिए चल रहा है। और ये देश का एक संविधान, देश का लोकतंत्र, देश के लोगों का प्यार, आपसी भाईचारा और देश का सृजन 12 साल से दमन से सफोकेट कर रहे हैं। तो यह आंदोलन सारे देश का था, देश के युवाओं का था। कांग्रेस पार्टी ने इसमें सबसे पहल की थी इसकी और सबसे आगे थी। और राहुल जी, मैं आपको आता हूँ आपका सवाल जो है मुझे मालूम है। अब उसमें दूसरा जो एक इसमें एक कॉम्प्लेक्स, वो देखिए, कोई भी आंदोलन इतने बड़े पैमाने पे सक्सेसफुल होने लगता है क्योंकि गोदी मीडिया है, वो दिखाते नहीं है। हिरण जोशी से जो आदेश आते हैं वही फॉलो होते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की जो भीड़ थी लाखों की संख्या में विद्यार्थियों की, उसका कोई वीडियो फुटेज कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में है। उनके पास कोई जरिया नहीं था कि लोगों तक भेजे। हाँ, और कांग्रेस पार्टी ऐसी केडर बेस्ड पार्टी नहीं है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप, फिर उसके नीचे का ग्रुप, उसके नीचे इंस्टा पे, ये सब ऐसा एक पूरी तरह से अनुशासित रूप से लोगों तक पहुंचाए। तो वो पहुंचा नहीं था, लेकिन था। तब एक आपको मालूम होगा कि 2011, 12, 13 का जो सारा आंदोलन था अन्ना का, उसमें अन्ना तो हैपनिंग था। एक मेन आदमी, उसके पीछे का ब्रेन जो था और जो निरंतर केजरीवाल फॉर सीएम एंड मोदी फॉर पीएम वाला लाइन लगा रहा, वो थे केजरीवाल। तो उनके द्वारा का आप बोलेंगे सबूत क्या, तो रांका उनका पार्टी का वो है। रांका जो है स्पोक्स पर्सन, दूसरा वो अभिजीत दीपके, वो उनकी पार्टी का है। 8 साल से काम कर रहा है और वो बच्चे नकार नहीं रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वी आर देयर। लेकिन लोग कह सकते हैं कि वो तो उनका पास था। नहीं, उन्होंने पास ना, उन्होंने कहा कि हम हैं। दीपके ने ये नहीं कहा कि मैं डिसोन अप करता हूं। दीपके ने कहीं भी डिसोन नहीं किया। और हालांकि नेहा ने उनको सर्टिफाई दीपके को किया कि वो आपकी स्टाइल और टैक्टिक्स से अलग स्टाइल और टैक्टिक्स रखते हैं। नेहा ने भी ये नहीं कहा कि वो आप छोड़ चुके हैं ना, वो उनका पास्ट नहीं, उनका पास्ट और प्रेजेंट है। और दूसरी बात, केजरीवाल एक आंदोलन कर रहे हैं कुछ और विपक्षी दल द्वारा, तो वो जस्टिफाइबल है, यानी जस्टिफाई करता हूं उसको मैं, क्योंकि वो विपक्ष भी है और वो चाहते इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाना, नहीं जा सकते। लेकिन वो आंदोलन नहीं था, इसके लक्षण दिखते थे। 1, 2, 3, 4, 5 कई लोगों ने अब लिखा है, तब हमने बोला था दीपके उतरते हैं, उनको जाके पुलिस परमिशन दे देती है। ये बिना होम मिनिस्ट्री के, यानी ऐसी परमिशन दीपके के सिवाय सिर्फ जय शाह को मिल सकती है। और ये खुद बीजेपी आपको याद है, सुषमा स्वराज की जो बेटी है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद कहा कि उनको तो हमने ऐसे परमिशन दी थी, उनको तो हमने बाकायदा तौर पर, उनके पास वो परमिशन शाम तक की थी, जो 1 महीने तक वो बैठे रहे, लेकिन पुलिस ने उनको कुछ भी नहीं किया। और ये सारा जो सीजेपी वाला जो आप बात बोल रहे हैं, वो आप सीजेपी एक ऐसी सिटी बनाने की कोशिश थी जो विपक्ष का आंदोलन है, जिसमें इंडिया गठबंधन की पार्टियां थी। जब बाद में अखिलेश दिखे आपको, कई लोग दिखे, और राहुल तो उनके शीर्ष नेता थे और पावरफुल नेता थे और सबसे लोकप्रिय नेता थे। तो उनकी पर्सनल जेलसी जो केजरीवाल के राहुल के, अब पता नहीं है उनकी क्यों जेलसी है ना। वो गांधी फैमिली ने जब केजरीवाल जेल में गया ऐसा पता चला, तो उनकी वाइफ को मिलके फिर उनको बाकायदा तौर पर रामलीला मैदान में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो हैं, वो स्टेज पर थी। मैंने खुद कवर किया है उसको, और लोगों ने कहा कि देखिए कितना बड़ा दिल है कांग्रेस का। नहीं, कांग्रेस, अरे वो अपने पिता का हत्यारों को माफ कर सकती हैं, वो अपने पति के हत्यारों को माफ कर सकती हैं, तो बड़ा दिल तो है ही, छोड़िए। लेकिन केजरीवाल की तरफ से जो हमेशा कॉन्स्पिरेसी और मोदी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मुझे मोदी बनना है।
और राहुल का जो सपना है और बाकी विपक्ष का जो सपना है वो ये है कि भारत अब आज़ाद होगा तो एक वेलफेयर स्टेट बनेगा। ये क्रोनीज है उनकी, उन्होंने बोला है क्रोनीज है उनकी मोनोपोली हम खत्म कर देंगे। जैसे 2013 से पहले आप मोबाइल लेने जाते हो तो 10 मोबाइल के कार्ड मिलते थे, 2 ही लोगों का उसका मोनोपोली नहीं थी, एक के पास 27 टीवी चैनल और दूसरे के पास 18, ऐसा होगा नहीं। ये जो थॉट है वो फिलॉसफी है, उसके लिए राहुल लड़ रहे थे। हालांकि केजरीवाल सत्ता में मेरा कितना हिस्सा होगा उसके लिए लड़ रहे थे, और उसके जैसा विचार रखने वाले लोग हैं वो 2-3 लोग जिनको एक क्रोनी से मोहब्बत है क्योंकि उनके पैसे वहां लगे हुए हैं, तो वो सारे इकट्ठा यहाँ हुए थे। और इसलिए वो पवार साहब गए, आप जो गए जंतर मंतर पे, वो नेता आप याद रखिए, याद करिए, समझ जाएंगे आप फौरन। सिर्फ अखिलेश नहीं गए, डिंपल जी गई, ताकि वो बैलेंसिंग एक्ट था वो, ताकि हम विपक्ष का एक हिस्सा उसको अकेले नहीं छोड़ रहे, इतना ही मैसेज दिया। महुआ मोइत्रा भी गई थी। हाँ, वही मैं बोला, लेकिन ममता नहीं गई। जो मीटिंग में जाते हैं वो नहीं गए, मेन डेरेक ओब्रायन नहीं गई। देखिए, और वहां पर उनके 2 अलग साथी भी थे ना कम्युनिस्ट पार्टी के, 2 वो भी थे। वो एज एन आप पार्टी वो नहीं बैठे थे वहां पर, वहां वो कम्युनिस्ट करके ही बैठे थे। वो अब उनके साथ तालमेल अच्छा रहा वो बात अलग है, वो तो नेहा का वर्जन है, लेकिन उनके साथ क्या हुआ वहां क्या नहीं हुआ उसका बॉल टू बॉल, मिनट टू मिनट खबर मुझे थी। तो मैं समझ गया कि ये कुकर की सिट्टी बनाने की कोशिश है, और गृह मंत्रालय प्रोएक्टिवली इसमें लगा हुआ है। बिना गृह मंत्रालय के प्रोएक्टिव होने के 20 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ और कई युवाओं को देश भर मारा गया, फेस रिकग्निशन से पकड़ा गया, और आज भी उनके पीछे दमनकारी सारी एजेंसीज लगी हुई है, उसमें आप पहली बार विश्व के इतिहास में जो कोऑर्डिनेटर्स माने गए जे जंतर मंतर के, जिनको मिलने के लिए सिर्फ 150 लोग रोज आते थे, जब तक उसमें राहुल गांधी प्रोएक्टिवली प्रधानमंत्री निवास के सामने आंदोलन नहीं किए तब तक, वो लोगों को लाठीचार्ज होने से पहले एक ट्रक पे बिठा के गायब कर दिया गया। एक आदमी उसमें बर्गर खाता हुआ पकड़ा गया तो इन्होंने उसको डिसोन कर दिया। हाँ। सबसे सबसे ऑनेस्ट वो था, वो बेचारा ट्रक पे नहीं गया, उसको पैदल ही चलना पड़ा, तो जाके वो बर्गर खा रहा था। क्या ही गुनाह किया उसने। मैं मानता हूं कि ये 2 चीजें 3 चीजें, फिर नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता जो थे राहुल गांधी, वो सबसे बड़े मैग्नेट थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के निवास के बाहर जो आंदोलन किया वो देश का आंदोलन था, उसके सारे युवा उसके साथ जुड़ गए। लाठियां खाई, गोलियां खाई, पैलेट गन खाए, वो देश के सारे लोग थे, वो सीजेपी के नहीं थे। बात करने के लिए उनकी तरफ से सौरभ दास और रांका को किसने ऑथेंटिकेट किया, वो कैसे बात कर से उनकी तरफ से। और जितेंद्र सिंह और नड्डा के साथ बंद कमरे में किसी भी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो इनके घर में, ये 2 लड़के जाके कैसे बात कर सकते हैं? आप बताइए, एक यूनियन और मैनेजमेंट की मीटिंग हो, उसमें भी बातचीत दोनों की सब वर्कर्स के साथ होती है, सामने होती है, और ऐसा नहीं हुआ तो वर्कर के जितने गुट है, जितने स्टेक होल्डर्स है, उनके प्रतिनिधि उनके साथ रहते हैं। जो भी सामने वालों ने आपको पॉइंट कहे हैं या फिर उनका कहना है, वो बाहर रख के बोला जाता है कि देखिए ये कह रहे हैं, हमें मंजूर है, नहीं मंजूर, कैंसल। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो सौरभ दास और रांका ने विद इमीडिएट इफेक्ट बोलो ऐसा डिक्टेट किया जितेंद्र सिंह और नड्डा ने, और उन्होंने इमीडिएट इफेक्ट कॉल ऑफ कर दिया। समझ लीजिए, राहुल गांधी का कोई रोल नहीं है, नेता विपक्ष को आप पूछेंगे नहीं। फिर आप जाते वक्त अपने ही साथी दीपके या फिर वो नेहा तो दूसरे पार्टी की थी, और भी लोग थे उसकी, देखिए नेहा क्या कहती है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं ये एक फिलोसॉफिकल और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर का वो बोल रहा हूँ। वो अभी छोटी बच्ची है, अभी उसको बहुत देखना है राजनीति और बाकी चीज़ें। उसकी अपनी पार्टी है और वो तय करेगी जो करना है और सही गलत। लेकिन वो अगर उनके साथ नहीं जाती तो वो वहाँ पर क्या सिर्फ अनशन करने आई थी, और वो एकमात्र थी जिसने एक्चुअली अनशन किया, समझे।
तो वो नाइविटी उसकी है और भी चीज़ें हैं, आगे जाकर वो उस पर साबित होगी नहीं होगी उस पर मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो हो ऐसा मैं उसको शुभकामनाएं दे सकता है। लेकिन मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये दोनों ने जाके जो किया वो कंप्लीटली फेक है, क्योंकि युवाओं का जो दमन हुआ था, उन पे पैलेट गन चली थी, उन पे बंदूक चलाई गई थी, जो मुस्लिम्स थी उनको चुन चुन के बाद में पकड़ा गया, उनको तकलीफ दी गई, उनके घर पे गए, इन्होंने मेटा एआई के चश्मे लगाकर उनके फेस रिकग्निशन किया, 15-15 साल के बच्चों से माफ़ी मंगवाई। ये सारी गुंडागर्दी के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे, ये सरकार से लिखित रूप में इनके पास है, सौरभ दास और रांका के पास। लेकिन ये तो ये कह रहे हैं कि जो हमारी 3 शर्तें थी उनमें शर्तें कहाँ थी? हवा में। हाँ। किसने देखा जंगल में मोर नाचा? तुम लोग क्या डील करके आए हो, हमें कैसे पता चलेगा? और हम कौन से तुम्हारे मौसेरे भाई है? और मौसेरे भाई होते तो भी क्यों विश्वास रखे? और जितनी वीडियोस भी सामने आई हैं जो बातचीत की थी, उसमें म्यूट किया गया है, वो सब म्यूट और है हर जगह एएनआई को एक्सेस है। आपने पूरे दुनिया के प्रेस, जैसे अल जजीरा है, इंडिपेंडेंट है, फिर हिंदू है, फिर वायर है, उनको एक्सेस क्यों नहीं दिया विथ ऑडियो? तो ये सारा जो संदेहजनक मामला है वो एक बात मैं अगर पकड़ूं, सिर्फ दीपिका को परमिशन मिलती है तो आप समझो कि चलो ये कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस हो नहीं सकता। इसकी वजह लेकिन ये कह सकते हैं राजू जी कि अगर विपक्ष इतना ही दमदार था, राहुल गांधी में वो कन्विक्शन था, राहुल गांधी ने शुरू किया ये सारी चीज़ें, नीट का, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रही हूँ। ऑफ कोर्स ही डिड इट, और हमने देखा कि लाठियां चलाई गई, हमने देखा कि पानी की बौछारें हुई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, यहाँ तक कि एक्स सीएम से लेकर सब, और उसके बाद ये सीजेपी बनती है उस कमेंट के बाद, और ये सब कुछ हुआ। लेकिन ये भी तो डील। हाँ, देखिए ये भी तो कहा जा सकता है कि भाई विपक्ष ऐसा क्यों नहीं कर पाया? एक विपक्ष के अम्ब्रेला के नीचे इतने लाखों छात्र एक साथ इस तरह से जंतर मंतर या सीपी पर या लुटियंस रैली में क्यों नहीं इकट्ठे हो पाए? सीजेपी ऐसा कर पाई, आप उससे क्रेडिट क्यों लेते हैं? 2011 से यह सवाल का जवाब एक ही है, क्योंकि केजरीवाल की पर्सनल एम्बिशन। और तो आप ही कह रहे हैं कि केजरीवाल इज सो पावरफुल कि उसने तमन्ना किया और अब उसने सीजेपी को भी कामयाब कर दिया। केजरीवाल इज अ सो पावरफुल न्यूसेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझिए कि एक मालवेयर आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को, या एक वायरस आपके पूरे कंप्यूटर, पेंटागन हो आप, फिर भी आपके कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर सकता है। तो पावर की बात नहीं है, वो करप्ट की होने की बात है, चाहे कंप्यूटर में हो, चाहे सिस्टम में हो, या किसी भी सिस्टम में हो। केजरीवाल की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग क्या है? वो एक वायरस डाल देता है, जिस वायरस की वजह से कम्युनिकेशन, नरेशन और इतिहास तीनों में करप्ट वर्जन आने लगते हैं। तो अब वो E20 के पीछे पड़ा है, क्योंकि E20 क्या है? E20 वो सिटी है जो अमित शाह को बचाएगी। E20 के माध्यम से आप मांगेंगे क्या? नितिन गडकरी का इस्तीफा, तो नितिन गडकरी जाएंगे, उसकी जगह दूसरे कोई आएंगे, जैसे देवेंद्र फडणवीस को वहां से बुला लेंगे, या फिर यहीं के मंत्री कोई है दूसरे, यानी आरएसएस का कोई और दूसरा आदमी, जैसे नया एजुकेशन मिनिस्टर हमारा प्रहलाद जोशी जैसा है, वैसा कोई दूसरा आरएसएस का आदमी, सारंगी आ जाएगा जिसने वो ग्राम स्टेन्स किया और उनके बच्चे बीवी की हत्या की थी, तो उसको मंत्री पहले भी बनाया था मोदी, तो उसको बनाया गया। क्या फायदा है? हमें मोदी और शाह की सत्ता को चुनौती विपक्ष ने दी है, उस पर इंटरेस्ट है। और जब ये वृक्ष जो है, विश्व वृक्ष है, वो गिर जाएगा तो शाखाएं अपने आप नीचे आएगी। E20 का आपका प्रॉब्लम सही है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम केजरीवाल से ज़्यादा मुझे है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। उनके लिए तो 168 का भी भर सकते हो, लेकिन मुझे वही भरना पड़ता है, और मेरी गाड़ी की बैंड बचती है। हालांकि दूसरे की गाड़ी में खरीद ले लेता हूँ इस्तेमाल के लिए, तो उससे वही भरता हूँ। तो बात यह है, लेकिन मुझे ये मालूम है देश के हित में अमित शाह का रेसिग्नेशन से डाइवर्ट होना नहीं चाहिए। वो डाइवर्ट करने पर अब दूसरा पड़ाव केजरीवाल का लगा हुआ है। पहला था धर्मेंद्र प्रधान का, उससे क्या हासिल हुआ? तो आप ये जो चाहती है कि
विपक्ष एक आंदोलन ऐसा क्यों नहीं खड़ा? विपक्ष उसके कगार पर था। विपक्ष आंदोलन शुरू करेगा उससे पहले केजरीवाल पहुंच गया। जैसे उसको यही उसकी क्वालिटी है, जो नकारात्मक है भले क्वालिटी है, कि ऐसा कुछ बनता हुआ दिखता है और उसका मुखिया वो नहीं। यानी उनकी क्या है प्रॉब्लम कि मोदी तानाशाह है, उनकी तानाशाही बिल्कुल चलनी नहीं चाहिए, लेकिन तानाशाही आनी चाहिए, वो मेरी होनी चाहिए। और राहुल और उनके साथियों का कहना क्या है, देश एक वेलफेयर स्टेट बनना चाहिए, लोकतंत्र फिर बहाल होना चाहिए और मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस होना चाहिए और किसी क्रोनी का कुछ नहीं चलना चाहिए। केजरीवाल के पूरे एजेंडे में एक क्रोनी को बचाना है ही है, जिसकी देखिए मुझे बताइए आप, 3 ही तो ऑर्गेनाइजेशन है देश का बैंड बजा के रखा। एक आरएसएस, दूसरी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तीसरी सीजेपी। तीनों रजिस्टर नहीं है। तीनों के खर्चे को किसने किए? और आरएसएस तो अब 100 साल पुरानी हो गई। इंडिया अगेंस्ट करप्शन और सीजेपी का खर्चा किसने किया? आप बताइए मुझे, पैसे आए कहां से? तो कह रहे हैं क्राउड फंडिंग से आए। बिल कहाँ है आपको? क्योंकि रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, आपको वेबसाइट पे देख नहीं सकते। ठीक है, देखिए जहां खर्चा है और जहां आय हुई है वहां एंट्री हुई है। एंट्री वो चीज है जो बच्चा पैदा होने जैसी है, आप वापस गर्भाशय में नहीं डाल सकते। तो जो एंट्रियां हैं वो डाल दो वेबसाइट लेकिन पे। जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि एक टेंट लगाने के लिए कितने पैसे की ये जरूरत किसको होगी? पूछा गया? ये सीजेपी को पूछा गया। सीजेपी यानी किसको? दीपके वगैरह को पूछा गया। हाँ। दीपके को पूछा गया कि भाई आपके पास, लोग पूछ रहे हैं कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आ रहा है, इतने दिन से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि खाना तो आप देख रहे हैं कि लोग लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, और टेंट में कितना पैसा खर्च हुआ होगा, कितने पैसे यहाँ पर लगे होंगे। तो ये सवाल वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको सामाजिक काम के लिए आप बैठी हो कहीं पर, है ना, तो लोग आपको दान देना लगते हैं फूड के स्वरूप में, कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़, कुछ एम्बुलेंसेस, कुछ पैसे तो देते ही देते हैं। बिना पैसे के कुछ तो व्यवहार होता ही है ना। ये सारे चीज़ों का अगर एक आपको इन्होंने एक सामाजिक ऋण को पे करने के लिए लोगों ने ये सारा किया है, तो क्या उसका हिसाब नहीं रखा जाता? तो क्राउड फंडिंग से जो चीज़ें होती है उसका हिसाब नहीं रखा जाता? कोई नहीं रखता हिसाब। ऐसा कहाँ से, कब से होने लगा? यानी आप ट्रस्ट बनाते हो, आप एनजीओ बनाते हो, आप कुछ भी करते हो, आप रास्ते पर एक जुलूस भी निकालते हो, तो वो जुलूस में हाँ ये अमित साहब ने 50 रुपये दिए, ये भल्ला साहब ने 100 रुपये दिए, इनके यहाँ से खाना आया, ये लिखता है ना कोई ना कोई, या नहीं लिखते हैं? ताकि पता चले कि किसने क्या दिया और जो बचा है वो किसका है, क्योंकि वो कलेक्टिव मलकियत होती है ना उसके ऊपर। अगर वो क्राउड फंडिंग है तो उसके ऊपर देश का हक है पूरा मालिकाना। अगर देश का हक है तो बचा हुआ गया कहाँ से, कहाँ पे? ये तो राम मंदिर वाली ही बात होगी। वैसे वो लवकुश मंदिर बनाने वाले हैं, लेकिन ये राम मंदिर वाली वो मॉडल सेम है आरएसएस का। आरएसएस, इंडिया अगेंस्ट करप्शन और कॉकरोच जनता पार्टी मॉडल सेम है। आपको रजिस्टर करना नहीं है, कहना है कि क्राउड। अब आप देखिए सौरभ दास जो क्राउड फंडिंग की बात कर रहा है, 200 आती है वो कर देते हैं। अब तो 200 रुपये में कोई भी पोस्टर नहीं आता है। डिपके के जो आप जो बोल रहे हैं, यही बात नहीं भागवत बोलते हैं। आप लगा के देखिए, दो फुटेज आपने ही एपिसोड में लगाइए। भागवत बोलते हैं लोग देते हैं हमको, हमारा तो लोगों का जमावड़ा है, हमारा ही कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमको लोग देते रहते हैं, हम करते रहते काम। यही सीजेपी बोल रही है, यही इंडिया अगेंस्ट करप्शन बोलती थी। तो क्या मेरे सामने अन्ना के गांव में झगड़ा हुआ था, 4 करोड़ रुपए आए हैं, मुझे दिए नहीं इस बात से। तब कुमार विश्वास सारे ये लोग गए थे उधर। कुमार विश्वास को मालूम था या नहीं मालूम, लेकिन वो बाहर घूम रहे थे, मैंने देखा। लेकिन ये बात तो अन्ना को पसंद नहीं है कि मेरा फेस यूज करके इन्होंने पैसे इकट्ठे किए और मुझे नहीं दे रहे। तो इन लोगों ने क्या कहा कि अन्ना, लेकिन इंडिया अगेंस्ट करप्शन कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो अपना कोई हिसाब ही नहीं है ऐसा।
तो ना खाता ना वही, जो अरविंद कहे वही सही, ये तब से चल रहा है। तो क्या राजू जी फिर आप ये सीजेपी के अम्ब्रेला के तहत ये जो मैं प्रोटेस्ट हुआ, सीजेपी को इस आंदोलन का हिस्सा नहीं मानता। ओके, ये आंदोलन के हिस्से बने तो कालनेमी जितना हनुमान के गुरु थे उतने ही एक गुरु है इस आंदोलन के। कालनेमी नाम के राक्षस थे ना, वो गुरु थे, वो भेष बदल के आते थे। रावण जितना साधु बन के सीता के पास आया था ना, ये सारी देखिए हमारी जो मिथक हैं, हमारे जो मिथक हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, उसमें हमेशा राक्षस राक्षस नहीं होते। एक्चुअली राक्षस पे विश्वास नहीं, राक्षस भी इंसान है और वो तो जाति वर्ण व्यवस्था के ऊपर है, लेकिन उस पर मैं जाता नहीं हूँ। जो भी राक्षस और बड़ा पावरफुल व्यक्ति दिखाते हैं वो भेष बदल के आता है, वो साधु बन के आता है, साधु बन के ही आता है। तो मैं सीजेपी को इस आंदोलन का ना ही मुखिया मानता हूँ, ना ही उनको सारे युवाओं और देश की तरफ से कोई पावर ऑफ अटॉर्नी देने के पक्ष में हूँ, और ना ही उनको कोई क्रेडिट है। क्योंकि आज भी वो ऐसे इंटरव्यूज दे रहे हैं, पड़ोसी को बच्चा हुआ, इमीडिएटली सौरभ दीपके तो कम आता है, लांका दोनों लगे रहते हैं कि हम बधाई देते हैं, हमने लगातार और निरंतर कोशिश की, उनको बच्चा हुआ। तो ये मजाक है, लेकिन इस लेवल पे कोई भी घटना घटती है। देखिए अब पश्चिम बंगाल और कई स्टेट्स में, बिहार में स्टूडेंट्स पे केस नहीं करेंगे, ये बात सरकार ने कही। इमीडिएटली आके हमारी निरंतर कोशिश है। कौन सी कोशिश है? आप उस दिन घर गए, आपकी माँ ने हार वार पहना। यार आप मुझे बताइए कौन से आंदोलनकारी, जबकि वो जिस सत्ता के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, वो आंदोलन खत्म होने के बाद उनको घर जाके माला वाला माँ को पहनाने के लिए वक्त मिलता है, और सरकार पुलिस जाती भी नहीं है उनके पास। राजू जी लेकिन मेरा सवाल ये है कि हम अगर इसको शुरू से देख रहे हैं, जैसे आपने एक खाका खींचा है कि कैसे दीपके जो है उसको परमिशन मिली, उसके बाद ये शुरू हुआ, प्रोटेस्ट शुरू हुआ, और एक भी लाठी नहीं लगी, सब लाड़ प्यार हुआ, वही गुपचुप जाके बात कर दी, चुपचाप जाके। और उनको जिस तरह का वीवीआईपी पूरा यानी ट्रीटमेंट पूरा का पूरा स्टूडेंट और जो यूथ था देश का लड़ रहा था रास्ते पे, आज भी लड़ रहा है सरकार के खिलाफ, उनको इन दोनों ने बेच दिया। जबकि अगर बेचना ही था तो नेता विपक्ष जो है राहुल गांधी, उनको मिलने तो बाहर आए थे जितेंद्र सिंह, वहीं पे राहुल गांधी बोल देते ये डील है और कर दो आप खत्म। वहां रेसिग्नेशन मांग लेते तो कर देते रेसिग्नेशन। तो राहुल गांधी ने उनको यू आर इरिलेवेंट बोल के वापस भेज दिया, और ये दोनों जाके करके आते हैं। ये अपने आप में हिंदुस्तान के सारे युवा जो लड़ रहे हैं उनके खिलाफ आप पार्टी, केजरीवाल और ये लोग जो हैं, सीजेपी नाम का उनका ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर, उन्होंने किया हुआ घोर द्रोह है। और उसको हिंदुस्तान के इतिहास में जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन को माफ नहीं किया जा सकता, जो मनमोहन को झूठे आरोप लगाए और ये आप पार्टी का निर्माण हुआ, उसी तरह से इस चीज को माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा सवाल ये है कि बदला क्या है राजू जी, बदला क्या है इस प्रोटेस्ट के बाद? देश में क्या बदला है? मेरा सवाल ये है, ये प्रोटेस्ट हुआ, छात्रों ने लाठियां खाई, छात्रों पर केसेस हुए, छात्राओं पर केसेस हुए, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ, उनके घरों तक पुलिस पहुंची, उनके समाज ने एक तरह से बहुत जगहों पर उनका बहिष्कार तक किया। पेरेंट्स जब वो इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ तो वो एक तरह से डिसोन भी करते हुए नज़र आ रहे हैं बच्चों को कि नहीं बहक गए थे और मोदी जी ने माफ़ कर दें, इस तरह की चीज़ें भी वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। मेरा सवाल आपसे ये है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से इस देश में क्या बदला, इन युवाओं को क्या मिला? मेरा सवाल है आपसे। यही मैं बोल रहा हूँ कि कल नितिन गडकरी के पीछे, इस्तीफे के पीछे केजरीवाल लगे हुए हैं। वो आपको गोलपोस्ट से दूर लेके टारगेट दे रहे हैं, जिसमें आपको टाइम और एनर्जी वेस्ट कराने पे लगे हुए हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप, जो नेता विपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें रेसिग्नेशन अमित शाह की चाहिए, जो गृह मंत्री अपने बच्चों पर AK-47 और पैलेट गन चलाता है, जो इजराइल में ने गाजा में किया, अपने देश में नहीं, वो ये अपने देश में ही कर रहा है, उसका रेसिग्नेशन और बाद में उसकी ट्रायल होनी चाहिए, तभी बच्चों को न्याय मिलेगा। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। इसमें न्याय का राज्य अगर है
तो यही इसी तरह से जाता है आगे। आप बात समझिए, कई बार हमने जो पहला एपिसोड किया था, जब लोगों को कुछ भी मालूम नहीं था, तो लोग कई मुझे बोलते थे, अरे इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, उसमें तुम क्यों बीच में आ रहे हो, ऐसा क्यों खिलाफ बोल रहे हो। मैं आंदोलन के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। आंदोलन में कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी तत्व घुस जाते हैं जिससे ये आंदोलन को वो खोखला बना देते हैं। वो एक सिट्टी निकालकर पूरे आंदोलन की पावर को कम करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ऐसी ही एक सिट्टी निकालना था, जो केजरीवाल ने अपने बच्चों को लगाकर करवा दिया, वो सीजेपी के। अब ये नहीं सहना चाहिए। अब हमें लगे रहना चाहिए अमित शाह के इस्तीफे पर। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी, उनकी तो क्या ही कहूँ मैं, उन्होंने जो इंस्टा पर आकर अपने रील बनाना शुरू कर दिया, और उसमें उन्होंने जिन बच्चों पे पैलेट गन से लेके AK-47 से लेके लाठियां चलाई गई है, और आज भी उनको हंट कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं पुलिस प्रशासन, बजरंग दल, NSA, हिंदुत्ववादी, सारे लोग उनको ये माफ कर रहे हैं। एक्चुअली इनको माफी मांगनी थी। यानी ये किस दुनिया में रहते हैं। इनको एक, और इसकी ये बात जो हो रही है, इसके ऊपर वो जो कोकरोच जनता पार्टी जो है, चोचरोच जनता पार्टी, वो उसके जो 4-5 प्रवक्ता है, वो क्या बात करते हैं। थैंक यू। पहले तो सौरभ दास ने ये बात की कि जिस लड़की ने कुछ अभद्र बात की, उसको न्याय यानी लीगल प्रोसेस से गुजरना ही चाहिए। फिर उसको देखा कि देश पूरा इसके खिलाफ है उसके बयान के, तो उसने अपनी गाड़ी की वो बदल दी, स्टीयरिंग मार दी। तो ये जो है कौन, ये लोग इर्रिलेवेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, और इस देश के युवाओं का आंदोलन है, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो आप देखिए कि किसी भी युद्ध में, किसी भी लड़ाई में, किसी भी मूवमेंट में, किसी भी स्ट्रगल में हमारे खिलाफ जो लोग होते हैं, उनके और हमारे बीच में कुछ ऐसे एक ऐसे टाइप के लोग होते हैं जिनके अपने ही महत्वाकांक्षा के लिए वो जी रहे हैं। उनको देश समाज से कुछ नहीं होता। वो सारी जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनसे हाथ मिलाने के तैयार होते हैं। जैसे आपने वो 300 फिल्म में देखा ना, वो जो अपाहिज होता है, वो सारी राज बता देता है 300 की, रोमन्स की जो राज बता देता है वो पर्शियन सम्राट को, और उनको वो मारे जाते हैं। वैसे ये जो होते हैं, वो आते तो आपको इंडिया गठबंधन हो, हाँ आपका सही है। देखिए, केजरीवाल ने 3 बार बचाया है मोदी जी की सत्ता को। एक बार तो मैं बता ही दूं, धनखड़ साहब का जब इस्तीफा हुआ। दूसरा तो बता दूं, नीतीश कुमार को जब कन्वीनर बनाने जा रहे थे इंडिया गठबंधन का, तो इन्होंने और ममता ने विरोध किया। ये ऐसे मौके थे जिससे मोदी की सत्ता पूरी तरह, इसलिए इस बार देखिए, अब देखिए, वहां पर अनशन पे एक सज्जन बैठे थे, अब उनका नाम लेना भी ठीक नहीं क्योंकि वो इर्रिलेवेंट है। वो बोले राहुल गांधी को यहाँ आना चाहिए, वो नहीं आए तो बहुत बुरा होगा उनके लिए। फिर राहुल गांधी लड़ाई में पहले से थे। राहुल गांधी जानते थे कि ये किसका कौन मोहरा है। वो उन्होंने प्रधानमंत्री कार्य आवास के बाहर ही आंदोलन शुरू किया। अब आंदोलन जब देशव्यापी है, तो ये क्या राम मंदिर है जंतर मंतर कि वहीं पे आना चाहिए सबको? नहीं ना। राहुल गांधी मिलने क्यों नहीं गए, उसका जवाब आपको बाद में मिल गया ना। सेक्युलरिज्म पे उनके वो गीतांजलि का जो भी बात आई, वो खुद वंदे भारत की बात कर। तो राहुल गांधी को आने की जब बारी आई, या राहुल गांधी जब उतरे, तो राहुल गांधी को कोसने लगे, ताकि पहला तो उनको यकीन था कि राहुल गांधी नहीं आएंगे, इसलिए हम कोसते रह सकते हैं। जब राहुल गांधी रास्ते पे ही उतर गए, जबकि उनका खून ही बहा, तब वो कोसना बन करके वो एकदम बैकफुट पे गए। फिर वो कन्फ्यूजन में इतने गए कि उनको पता नहीं चला, और फिर वो कन्फ्यूजन इस लेवल पे गया कि वो अपना रांका और सौरभ दास जाकर अंदर ही अंदर उन्होंने डील अपना बजा कर आ गए। अब इसमें धर्मेंद्र प्रधान जाकर प्रहलाद जोशी आए, तो देश का क्या भला हुआ? वही देश अपने आप में अंदर एक भावना लेकर बैठा है कि मोदी
और शाह को अब सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने जो 12 साल से भारत की अमन पसंद, संविधान पसंद, लोकतांत्रिक, गंगा जमीनी तहजीब वाली जनता को एक तरफा जंग में रखा है, और उस जंग में पैलेट गन से लेके इजराइल के पैगासस तक, और इजराइल के जो उनके आकाओं के जो भी साथियार आते हैं उनमें इस्तेमाल करके उनके साथ जंग छेड़ी, उसमें नोटबंदी हो या कुछ 50 चीज़ें हैं, उसके लिए लोग तैयार नहीं अब। और दूसरी चीज़, इस बीच एमनेस्टी का एक वो भी आया कि गाज़ा में जो हुआ उसके लिए सारी दुनिया नेतन्याहू को क्रिमिनल मान रही है, उनको हथियार मुहैया कराने में मोदी सत्ता आगे थी। ये देश के इतिहास में ये बहुत बहुत डार्क चैप्टर है। भारत को हमेशा एक मॉरल पावर माना जाता था, यानी किसी दो देशों के बीच में युद्ध होता था तो भारत को पूछा जाता था हमारी राय, क्योंकि हम किसी के साथ गलत तो खड़ा ही नहीं रहते थे। इनको कोई साध्य साधन सुचिता नहीं है, कोई विवेक नहीं है, और अपने देश के जनता के ये शत्रु है। तो आप अभी अमित शाह जी के इस्तीफे के पीछे जो लगे हैं वो इसलिए लगे हैं क्योंकि वो जिम्मेदार है, हमारे बच्चों पे लाठियाँ पड़ी, उन पे पैलेट गन चलाए गए, उन पे AK-47 चलाए गए, और रैंक एंड फाइल में मैंने जानता हूँ कि कई आला अफसर है जिन्होंने इनकार कर दिया। सीधा गोली चला जा सकती थी, और वो इनकार ही इनके डर का पहला कारण बना। उसके बाद रील बनने लगे, फिर फ्रेंड्स आया, फिर अपनी सुरक्षा में बहुत, अरे कल अमित शाह पूना में थे, वो तो दुर्भाग्य की बात है कि लोकमान्य तिलक के नाम का पुरस्कार एक तो अजीत डोभाल को दिया गया, और जिनके हाथों से दिया गया वो अमित शाह का हाथ था। तो तिलक साहब ने अपने स्वर्ग में होंगे तो करवट ली होगी, वो बुरा मान गए होंगे, अब क्या ही बोले। देखिए, आपके बाद आपके अनुयायी और आपके जो रिश्तेदार है वो आपका जो भी करते हैं उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता। तो वहाँ पर पत्रकारों को काला रेनकोट, काली डायरी तक मनाही करके रखी थी। इतना डरते हैं लोग। और इसके बाद इतना नाकाबंदी, घेराबंदी, ट्रैफिक बंदी इतनी थी, पुणे के लोग इतना गुस्सा हो गए जब अमित शाह जा रहे थे तो उन्होंने हॉर्न आंदोलन किया। सारी गाड़ी थी, उन्होंने हॉर्न पे हाथ रखा ताकि आप सुन ही नहीं सकते। वो देखिए फुटेज। इनके प्रति जो देश में गुस्सा, 140 करोड़ लोग, इतना अगर आप पर गुस्सा है तो आप वोट चोरी करके जो बने हुए हों उस कुर्सी में बैठने का आपको अधिकार नहीं है। आप इस्तीफा दे दो और आपकी ट्रायल चलने दो। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अमित शाह यानी कि नंबर 2, यानी कि उनको जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि भाई एक को हीरो बना रखा है, दूसरे को भगवान बना रखा है, यानी कि अमित शाह को हीरो और नरेंद्र मोदी को भगवान बना रखा है, और ये गुब्बारा जो है उनका फट गया है और ये गुब्बारा पूरी तरीके से अब देश के सामने आ गया है। तो क्या आपको लग रहा है वाकई में कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो इतनी बमुश्किल से हुआ था, और इसलिए हुआ ताकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को बचाया जा सके? ये इसमें अभी भी कोशिश में लगे हुए हैं केजरीवाल E20 वाला जी, ताकि गडकरी का इस्तीफा, हाँ, इस्तीफा हो जाए, मतलब सबका हो जाए, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी तक किसी तरह की कोई आंच ना पहुंचे। लेकिन सवाल फिर ये है कि मेरा आपसे राजू जी की, जब इस आंदोलन के बाद अगर मैं आपसे कहूं कि 5 ऐसी चीजें जो आपको लग रहा है कि देश के लिए बहुत अच्छी हुई हैं, तो आप क्या कह पाएंगे? और 5 ऐसी चीज़ें जो आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं हुआ इस प्रोटेस्ट के ज़रिए, और इसमें मैं ऑर्गेनाइजर्स को अलग कर रही हूँ। मैं जो युवा आए, जिस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखा, जो लगा पहली बार के कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वो बच्चे आए जिनके माता पिता बीजेपी के सपोर्टर रहे होंगे या अभी भी हैं, और वो सामने निकल कर आए, एक तरह का रिस्क लेकर वो सामने निकल कर आए और अपने अंदाज में उन्होंने वो प्रोटेस्ट किया। तो आपके लिए वो क्या 5 बातें होंगी जिसको आपको लगता है कि आप एक उम्मीद की किरण देख रहे हैं इस मरते हुए लोकतंत्र में? और क्या आपको वो लगता है कि 5 चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, और अगर बेहतर होती तो ये जो हम कह रहे हैं कि होना चाहिए अमित शाह का इस्तीफा या मोदी को जाना चाहिए, वो हो चुका होता? सबसे पहली अच्छी चीज़ ये हुई कि भारत एक आर्ग्यूमेंटेटिव देश था
वो वापस आ गया। ओके। अब आप आर्ग्यूमेंट करने लगे हो फिर से, अब आप किसी को भगवान नहीं मानते। दूसरी चीज है कि इस्लामोफोबिया फैलाकर हिंदू मुस्लिम करने की जो कोशिश आरएसएस परिवार ने और मोदी सत्ता ने इजराइल के मदद से, नेतन्याहू की खास करके ज़ायोनिज़्म की मदद से की थी, वो पूरी तरह से उनका रायता फैल गया। हिंदू और मुसलमान अलग, भले अलग धर्म हो, लेकिन हिंदुस्तान की मिट्टी में दोनों एक है, ये बात फिर से एस्टैब्लिश होगी। जेन जी अब जब आप हिंदू मुसलमान की बात करते तो मजाक उड़ाते हैं, ऐसे वीडियो भी आए लड़कियों के। देखियो लड़कियों में वो अवेयरनेस है, वो कितनी साल की, 20-22। तो ये आरएसएस के पुरोहित जो हैं उनके लिए ये डेथ बेल्स है। ये दूसरी बात। तो मुसलमानों को अब डरने की ज़रूरत नहीं, हिंदुस्तान उनके साथ है जैसे था, क्योंकि उनका ही देश है और मुसलमान हिंदुओं के साथ है, इसलिए हिंदुओं को भी डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये राजू बात जी, दूसरी आई है जी इस पे मैं आपको रोकूंगी, क्योंकि मैंने अभी भी देखा कि जब कांवड़ यात्रा निकल रही थी तब भी एक मुसलमान को पकड़ के पीटा गया। मैं देख रही थी कि जो हिजाब पहने हुए महिलाएं हैं, अपनी शायद माँ बेटियां हैं, वो खड़ी हुई हैं और वहाँ पर कुछ युवा हैं और उस तरह के वो गीत गा रहे हैं ताकि वो अनकंफर्टेबल हो जाएं। और हो सकता है उनमें से वो युवा रहे हों जिन्होंने इस प्रोटेस्ट का साथ दिया हो या इस प्रोटेस्ट में वो रहे हों। तो मुसलमानों के लिए क्या वाकई में आपको लग रहा है बहुत कुछ बदला है? मुसलमानों के लिए सब कुछ बदला है। उनको ये पता चला जनता उनके साथ है। आप जो बता रही है वो योगी, मोदी और शाह की जो सत्ता जहाँ पर है वहाँ पर ये चीज़ें सत्ता से पुरस्कृत की जाती है, वहाँ हो रही है। सत्ता जैसे ही चली जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा ये लोग कौन थे और कहाँ गए, वो छुप छुप के घूमेंगे। जैसे आप समझिए कि इनको मॉरल अथॉरिटी नहीं है इस देश में। इनको जो अथॉरिटी है वो चुराई हुई, वोट चोरी से आई हुई सत्ता से आई हुई है। अब वहाँ जो हिंसा हो रही है ये सब आरएसएस पुरस्कृत है, ये बीजेपी पुरस्कृत है। मोदी, शाह, योगी, इनकी जो सत्ता है उसके बल पे है। ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इस आंदोलन में देखा। अगर ऑर्गेनिक होती तो इतनी भीड़ जेन जी से लेके जेन एक्स सब लोगों की हुई, वहाँ एक कावड़िया आके खड़ा रह सका? कोई हिंदू संगठन का आदमी, मैं हिंदू मुसलमानों के बीच में फूट डालने के लिए आया, हिम्मत हुई? ये सब कायर है। और लेकिन देखिए क्या अगर कल राजू जी किसी छात्र को अगर लिंच किया जाता है, मान लीजिए ये छात्रों का ही, युवाओं का आंदोलन था, मैं एक लार्जर पिक्चर की भी बात नहीं कर रही, मैं बहुत एक नैरो एक सिचुएशन यहाँ पर ले रही हूँ कि माना कि कोई एक छात्र या फिर किसी युवा, कोई मुसलमान को अगर लिंच किया जाता है, उसके घर को बुलडोज किया जाता है, तो क्या आपको लग रहा है इनमें से कुछ युवा उठ खड़े होंगे? क्या वो इतनी हिम्मत दिखाएंगे या फिर ये सिर्फ जंतर मंतर तक ही महदूद था? आपको जवाब दूं? जी। हमने जो बात की उसके बाद जौहर यूनिवर्सिटी आप गई, वहाँ उसको गिराने से रोकने के लिए जो लोग सामने आए उसमें हिंदू नहीं थे? नहीं थे, ऑफ कोर्स थे ना। तो अब वक्त बदल चुका है, हवा बदल रही है। एक दिन में सब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन जुन्नैद के लिए जो मुझे फ़ोन आए, मैसेजेस आए, वो सारे के सारे हिंदुओं के थे। और इरफान के लिए उनका वीडियो देख के रोए, वो भी तो हिंदू थे मेरे जानकारी में। मुस्लिम तो थे ही, लेकिन मुस्लिम ये डरे हुए थे कि ये इरफान भाई क्यों जा रहे हैं, इनमें इतना क्यों वो है, ऐसा सोच रहे थे चिंता से। क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में केजरीवाल यानी बी टीम ऑफ आरएसएस शासन था, तब शाहीन बाग में और दिल्ली दंगों में इनको ऐसे ही छोड़ दिया था। ये सारा सत्ता के बल पे किया गया चीज़ था, और सत्ता में गलत आदमी बैठे थे तब ये हुआ। लेकिन अब जब जन जागृति है, मैं जो दूसरा पॉइंट है ये सिर्फ मेरा, कि उसमें इस्लामिक रिलीजन यानी इस्लामोफोबिया का इस पीढ़ी में कोई भी स्थान नहीं है। हम मुसलमानों को अलग मानते ही नहीं हैं, मुसलमान तो हमें कभी अलग मानते ही नहीं थे। तो बात मोदी और शाह तक सीमित है, आरएसएस तक सीमित है। और 2019 में मैंने पहली बार कहा और आज फिर से दोहराता हूँ, आने वाले 3 साल बाद आरएसएस के जो बड़े बड़े ऑफिस बने वहाँ आइसक्रीम पार्लर खुलेंगे, और उसके बाद आरएसएस के जो गणवेश है यानी जो यूनिफॉर्म्स है वो आप म्यूजियम में देखेंगे।
ये तो आप बहुत ही एक मैं हमेशा आगे हाँ, की बताता हूँ ना। मेरे एपिसोड्स इसीलिए कुछ लोग पसंद नहीं करते क्योंकि तत्कालिक सच उनको नहीं दिखता। उनको लगता है नहीं ऐसा हो रहा, नहीं मैं बोला आगे की, क्योंकि हमारा काम आगे की देखना है। जो तीसरा फायदा हुआ जी। इस आंदोलन का कि मोदी और शाह, ये दो लीडर को ये देश पूरी तरह से अपने गट्स से, अंदर से नफरत करता है, युवा पीढ़ी नफरत करती है, ये टेबल पे आया। रिकॉर्ड पे आप मोदी जी ने कुछ वीडियो डाला तो नीचे की कमेंट्स पढ़िए। तो अब इनके लिए वापसी का रास्ता बन, अब पीछे मुड़ने से गुजरा जमाना लौट के नहीं आएगा। ये तीसरी अच्छी चीज हुई। चौथी अच्छी चीज ये हुई इस आंदोलन की कि हमारी जो दोस्ती थी, यानी ये बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूँ, ईरान के साथ, और हम फिलिस्तीन के साथ मान्यता देने वाले पहले देश है यहाँ के इसमें। तो हमारी जो भूमिका थी उस भूमिका पे आज भी देश के लोग कायम हैं, ये पता चला। हम इजराइल के साथ उनके नरसंहार में नहीं हैं, हम ज़ायोनिस्टों के साथ नहीं हैं, हम यहूदियों के बचाने के पक्ष में थे। जो गांधी जी ने लिखा था वही आज की पीढ़ी भी सोचती है, ये इस आंदोलन से पता चला। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, आप 12 साल तक ये सोचते रहे लोग, और मैं नहीं कभी सोचा कि इस देश की जनता का विवेक और इस देश की जनता का विजडम कभी कम मत आको। जो गलती आरएसएस, मोदी, शाह और उनके गुज्जू क्रोनीज इन्होंने की, गुज्जू का स्पेलिंग GUJEW, तो वो एब्सोल्युटली फॉल्स और खोखली थी, ये इससे पता चला। ये 5 जो चीज़ें हैं उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कल परसों अगले महीने या मार्च 27 से अप्रैल 27 तक मोदी शासन का हमारे देश से उच्चाटन निश्चित है। ओके, लेकिन शाह तो छोड़िए, मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए मोदी जी के हाथ से देश जा चुका है, कोई सुनेगा नहीं उनकी। आप सोचिए कि मोदी और शाह के कहने पर अब कौन सा ब्राइट ऑफिसर संविधान की जो मूल तत्व है उसको छोड़कर बस जो न खाता न वही, जो अमित कहे वैसे ही इस बात पे काम करेगा, कर सकता है? उसे मालूम है एक न्यूरम्बर्ग ट्रायल जैसी ट्रायल उसका इंतज़ार करेगी। ऐसा करेगा तो वो अपने विवेक का स्मरण करके ही उसको काम करना पड़ेगा। हाँ, जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो बहुत ही करप्ट है, वो लोग उनके साथ रहेंगे। लेकिन एक गैंग अपना ताकत खोती है तब भी आखिरी दिन तक गैंगस्टर्स कुछ साथ में रहती है ना। यानी हिटलर के सुसाइड के दिन भी कुछ लोग बाहर बंदूक लेके घूम ही रहे थे, नाजी। इससे पहले मैं नेगेटिव पर आऊँ, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप कि हम एक लोकतांत्रिक निज़ाम में हैं, तो कोई भी बदलाव मतलब सत्ता परिवर्तन। अभी हम ये देख रहे हैं सारी एजेंसीज़ इनके पूरे कब्ज़े में है, ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन। सबसे ज़्यादा तो आपने इसके बारे में बोला है, SIR से लेके सब कुछ, यानी कि वो चुन रहे हैं कि कौन होगा हमारा वोटर नहीं चुन रहा कि सरकार क्या होगी। फिर आपको क्यों लगता है और कैसे आपको लगता है कि वो लोग जो 12 साल से सत्ता पर काबिज़ हैं, वो लोग जो ज़्यादातर राज्यों में हैं, अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनके अब जाने का समय आ गया है, या अमित शाह और नरेंद्र मोदी ऐसे ही आसानी से चले जाएंगे? क्योंकि जाने का मतलब सत्ता परिवर्तन, और सत्ता परिवर्तन मतलब लोग उनके खिलाफ वोट करें, और लोग उनके खिलाफ तभी वोट करें जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, तब एजेंसीज फ्री एंड फेयर होकर काम करेंगी। तो आपको क्यों लगता है कि ऐसा हो जाएगा? मेरे लाइफ में मेरे बाबा से मेरे पटी नहीं कभी। इसकी वजह यह है कि मैं बॉक्स टाइप सोचता ही नहीं हूँ। मैं हमेशा आउट ऑफ बॉक्स सोचता हूँ, और बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं था। बड़े अनुशासित व्यक्ति थे। आपने जो अब इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब ये है कि आप अभी भी उसी सोच में लगी हुई हैं कि अब आज से 2029 आएगा, फिर इलेक्शन होंगे,
वो इलेक्शन के टाइम में मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे और शाह गृह मंत्री रहेंगे और वो इलेक्शन में वोट चोरी होगी और फिर कहाँ से कहाँ होगा, फिर कौन यही आएंगे। आप विद्रोह की बातें कर रहे हैं। मैं विद्रोह की बात कर नहीं रहा, विद्रोह हो चुका है। देखिए, विद्रोह बाहरी चीज नहीं है, विद्रोह अंदर होता है। लोग इनको मानते नहीं है तो मानते नहीं है। आप आज की तारीख में राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी और मोदी की पॉपुलैरिटी को कंपेयर करके देखिए। 2 स्टॉल लगाइए, एक पे बोले कि फिर ऑटोग्राफ देने के लिए मोदी जी बैठे हैं और एक स्टॉल पे जाइए कि एक स्टॉल पे राहुल गांधी ऑटोग्राफ देने के लिए बैठे हैं। मैं आपके साथ बेट लगाने के लिए तैयार हूँ। कैसे, कितने 5-5 लाख रुपए के लगाते हैं? अभी तो है नहीं, लेकिन बाद में मिल जाएंगे। हाँ, मैं गारंटी देता हूँ। मोदी के भक्त, पेड़ भक्त जो होते हैं, उनके हर जगह जाते हैं, हर देश में, वो नहीं आए, जनता रही, तो वहाँ कोई ऑटोग्राफ लेने के लिए जाएगा ही नहीं। इतिहास का वो भूला बिसरा पन्ना है जिसको हिंदुस्तान की जनता फाड़ के फेंक देना चाहती है, क्योंकि जनता लज्जित है इस बात से कि जिस व्यक्ति ने 2 और 6 8, 1 और 7 8, दैट्स वाई यू आर माई फ्रेंड, ऐसा कहा। वो क्या ही यार, वो रात को जिस तरह से फ्रेंड भी बोलते हैं, एजेंसीज भी पीछे लगवाते हैं, डंडे भी मारते हैं, छुपते भी हैं और दादागिरी भी करना चाहते हैं, ये सब एक साथ नहीं होता। पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर कितनी महान और महत्वपूर्ण चीज है, इसका पता आरएसएस मोदी शाह को बहुत जल्द पता चल जाएगा। जो पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर से उतरे सिंहासन से दिल्ली में, वो शांति से सो गए और बाद में भी रिस्पेक्ट और पेंशन लेते रहे। इनके नसीब ये सारी चीजें नहीं होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि ये ऐसे ही सत्ता छोड़कर जाएंगे और सत्ता का हस्तांतरण इसी तरीके से होगा। आप 2029 तक जाने की बात नहीं कर रहे हैं कि इफ आई एम सेइंग 2019। जो आप सवाल पूछ रही है उसका जवाब आपको भी अच्छी तरह से मालूम है। आप नजदीक से देख रही है कि हो क्या रहा है और होगा क्या। हर कोई ये दिखाने की कोशिश करेगा 1 साल में कि मोदी जी के साथ तो मैं था ही नहीं, मैं अंधभक्त तो था ही नहीं, मैं एक्चुअली इनके बहकावे में आया था, ये गलत था, एक्चुअली मैं था ही नहीं वहाँ। या आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं एक और बात? सर मैडम, मैंने प्रेडिक्ट की हुई कौन सी बात? हाँ, वही मैं बोल रही हूँ ना, इसीलिए और आपने जो सवाल पूछा, आपने पिछले वाला एपिसोड जिसमें लाल शर्ट मैंने पहना है, वो निकाल के देखिए। मैंने आपको ये पूरी क्लैरिटी से कहा है 2029 के इलेक्शन की बात मत करिए। लोग उठेंगे, सड़कों पर आएंगे, 2029 के इलेक्शन तक इनके जाने का इंतजार नहीं करेंगे। ये बात मैंने उस एपिसोड में बोली है जिस एपिसोड में कोई सुगबुगाहट भी नहीं थी दिल्ली के रास्तों पर, कही थी। बिल्कुल। तो मेरा कोई भी कहना उस कल्पना से मेरा इश्क नहीं होता। मेरा तर्क, मेरा इंट्यूशन, उसका करेक्ट कॉम्बिनेशन और परिस्थितियों के बदलते। अरे उस दिन स्पेन में इमिग्रेंट्स आने लगे, जैसे ही आने लगे तो मुझे पता चला, तो मैंने इमीडिएटली मेरे एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट एक विदेशी अखबार के उनको बोला कि इसमें नेतन्याहू और ज़ायोनिज्म का हाथ होगा, जबकि स्पेन में भी ये मालूम नहीं था। अब ये मैंने तो अपने रूम में था, मैं उनको लगा होगा मेरे क्या सोर्सेस है, लेकिन कुछ भी नहीं, मैंने किसी से बात नहीं। मैंने कहा ये मोरक्को से किया होगा और इसमें नेतन्याहू का हाथ होगा, जो इन्होंने आधिकारिक रूप से मान ही लिया। तो आप समझिए कि 6 और 2 8 होते हैं और 7 और 1 8 होते हैं, इसलिए आप मेरी दोस्त नहीं है। क्योंकि आप मेरी दोस्त है इसलिए आप मेरी दोस्त है, इसके लिए मुझे ये 2 अंकों का मिलना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। तो मेरे तर्क के लिए आगे बढ़ाने के लिए, यह तर्क से मैं जो देखता हूँ, जो दृष्टि है, उस दृष्टि से मैं जो बता रहा हूँ, मैं आपने बोला कि पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर बहुत अच्छी होगी ऐसा लगेगा। इसकी वजह है कि इनके प्रति जो देश के मन में नफरत, देखिए आप लोग चुनते नहीं ना आपको, ये तब आपको सत्ता से उतरना चाहिए। जिस चुनाव को रिग करके आप बैठे सत्ता में, तो लोगों की आपके प्रति नफरत बढ़ती जाती है। वो ऐसा कुकर है, जो ऐसा ज्वालामुखी है जो फटता है
तो आप उसके ऊपर बैठे हैं तो आप समझ ही लीजिए। दो तीन मेरे लास्ट सवाल आपसे राजू जी। एक तो ये कि आप क्या इस प्रोटेस्ट के कुछ नेगेटिव्स भी देखते हैं? दूसरा मेरा सवाल आपसे ये कि अब जबकि ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया है, अभी भी हम ये देख रहे हैं कि ये जो सीजेपी से जुड़े लोग हैं, इनका वीवीआईपी ट्रीटमेंट तो हम देख ही रहे हैं। ये उसी गोदी मीडिया पर जाकर बैठ रहे हैं जिन्होंने दहशतगर्द कहा था, जिन्होंने वहाँ जाकर फटके नहीं थे, इसको कवर नहीं किया था। अब उसी से सौरभ दास रूबिका लियाकत से, मैं नाम लेकर बोल रही हूँ, रूबिका लियाकत से पूछ रहे हैं कि आपकी हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। आप रूबिका लियाकत से पूछ रहे हैं आपकी हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और फिर वो बता रही हैं कि देखिए सौरभ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। तो आप तो ये कितना बड़ा धोखा है। ऐसे वक्त पर आपको गुस्सा मन में आता है तो एक लाइन आप सिर्फ गुनगुनाइए, बाकी तो कायनात आपके साथ आएगी। वो लाइन है, अंगेन गात्रम। हाँ, तो अब दूसरी बात, ये सीजेपी का मैटर जो है वो गोदी मीडिया में जा रहा है, इसलिए दुखी होने की जरूरत नहीं। आखिर आप जिसका हिस्सा हो वहीं आप जाते हो। ये लोगों ने, और बेसिकली आप पार्टी ने, केजरीवाल की, गोदी मीडिया तो था ही उनके साथ, लेकिन क्योंकि उनका डील ही जिनके साथ था वो गोदी मीडिया चलाते हैं, लेकिन उन्होंने 90% यूट्यूब मीडिया को भी अपना गोदी मीडिया बना लिया है। आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो जो आप कल तक मोदी शाह के खिलाफ बोल रहे हैं, वो आज भी मोदी शाह के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन ऑन केजरीवाल टर्म्स एंड कंडीशन, ताकि मोदी शाह के खिलाफ गडकरी रिजाइन करे, मोदी शाह के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। ये जो गोलपोस्ट को बदल के आप केंद्र तक नहीं जाने दे रहे हैं, वो जो खेल है, उस खेल का 90% यूट्यूब मीडिया के ओनर और जो पत्रकार है वो हिस्सा बन गए, क्योंकि इसमें वही खेल है जो ओरिजिनल गोदी मीडिया के साथ क्रोनीज और 2 4 खेल रहे हैं। तो क्या इस प्रोटेस्ट का ये नेगेटिव आप देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा नेगेटिव है कि यूट्यूब मीडिया की अब 10% ही लोग हैं जिन पे आप भरोसा कर सकते हो कि वो क्रांति के साथ है, अपराइजिंग के साथ। और दूसरा क्या आप ये नेगेटिव देख रहे हैं कि एक तरह से युवाओं का गुस्सा कुछ हद तक सप्रेस हुआ, वो आए, उन्होंने अपनी बातों को रखा, डंडा वंडा खाया तो गुस्सा उनका और बढ़ा, लेकिन एक हद तक कहीं वो सप्रेस हुआ, लेकिन उसका सीधे तौर पर नुकसान बीजेपी को नहीं हुआ और सीधे तौर पर फायदा कांग्रेस को नहीं हुआ। इसको आप कैसे देख रहे हैं? गुस्से का फायदा या नुकसान इस तरह से तब नापा जाता है जब फ्री एंड फेयर एंड लेवल प्लेइंग इलेक्शंस होते हैं। स्थितियां ऐसी नहीं है, युवा को सबसे ज़्यादा बखूबी मालूम है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो नहीं रहे हैं। एनिमी ऑफ द पीपल, वन मोर एनिमी ऑफ द पीपल, ज्ञानेश गुप्ता चुनाव आयोग के करता धरता है। वो चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी के पाले में डाल के बैठे हैं। ये सारी चीज़ों का ज्ञान युवाओं को है, देश की जनता को है। ये तो अब पता चल ही गया, हर जगह बोल रहे थे ना, चोरी करके आए हैं इलेक्शन। तो उसके बाद ये जो गुस्सा है वो कम नहीं होगा। आप बैलॉट पेपर पे इलेक्शन करो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जीत के बताओ, तब हम माने। अब जीतेंगे ही कैसे? जो आपको चैलेंज कर रहे हैं वही तो वोटिंग करने वाले हैं, तो वो कर नहीं सकते, इनकी मांग पूरी नहीं हो सकती, इनका गुस्सा कम नहीं हो सकता। तो कोई गुस्सा कम नहीं होगा। और जो फायदा नुकसान की बात है, जब लड़ाई लड़ते हो तो लंबा फायदा और लंबे नुकसान का सोचते हैं, छोटा फायदा और छोटा नुकसान बाद में। अभी ये मोमेंट्री है, अभी ये जो गुस्सा है वो जो हम देख रहे हैं, उसको लग रहा है राहुल गांधी लगातार इन बातों को उठा रहे हैं। राहुल गांधी को लग रहा है कि अभी जाहिर सी बात है वो युवाओं की बात उठाते रहे हैं, एक मोमेंटम है, वो अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस मोमेंटम को, इस गुस्से को क्या राहुल गांधी दूर तक ले जा सकते हैं? क्या इस तक ले जा सकते हैं? राहुल गांधी दूर तक ले ही जा सकते हैं, लेकिन वो दूर तक जा चुका है। भारत में जो शाह ने किया लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ, स्पेसिफिकली अंडर 18 जो लड़कियां थी उनके साथ किया, उनके चेले चपाटों ने किया, और मोदी जो कर रहे हैं वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है।
और एमनेस्टी का रिपोर्ट आने के बाद ये दिख रहा है कि इनके क्रोनीज और ये मिलकर इंटरनेशनल लेवल पे वो भी क्राइम ऑफ ह्यूमैनिटीज के हिस्सा बन रहे हैं। तो राहुल गांधी सिर्फ बोलेंगे, लेकिन ये तो ऑन पेपर आ गया है हर चीज, इट्स अ डॉक्यूमेंटेड थिंग। आपने AK-47 घर पे दिखी, घर के बच्चों पे चलाई, आपने दिखा, 8 फायरिंग किए हैं, 8 राउंड्स फायर किए हैं, पैलेट गन लोगों के आंखों में जाके आंखें वो अंधी हो गई औरतें और आदमी। ये सारी चीजें जो है वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। वो आपने जो नेतन्याहू गाजा और लेबनान में कर रहा है वो अपने देश में ही आप कर रहे हैं, और ऊपर से आप नेतन्याहू को गाजा में करने के लिए कुछ हथियार मुहैया करा रहे हैं। तो आप ओवरऑल क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के हिस्सा हो तो पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको इसके लिए बख्शिश तो जरूर देगी। तो कोई बोले ना बोले, इनका अंत निश्चित है। देखिए ऐसा है कि हमारी जो मिथक कथाएं हैं, रावण, दुर्योधन, जरासंध, कंस, इनकी भस्मासुर, कालनेमी, ये सारों की कहानी यही है। दिल्ली में जो शासक है उसको याद रहे इसलिए हर साल रावण का पुतला दहन करते हैं कि इतना शक्तिशाली था। लेकिन अहंकार से जब वो लूटपाट करने लगा और औरतों पे यानी बेटी बचाओ की जगह उससे बेटी बचाओ का आंदोलन करना पड़ने लगा, तब उसका दहन हो गया। और यही दिल्ली में हर साल करते हैं। तो और वो प्रधानमंत्री के हाथ से इसलिए करते कि प्रधानमंत्री याद रखे, है ना। ये हमारा एक सुंदर सा मिथक है, लेकिन प्रधानमंत्री को समझा ही नहीं है बात। उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि वो रील बनाकर और सीधे संवाद उनको करके ऐसा नहीं लगता, नहीं लगता उनको, क्योंकि आपको कुछ तो करना चाहिए ना। जार को जब तक पकड़ के साइबेरिया लेके नहीं गए उसके फैमिली के साथ, तब तक वो कुछ ना कुछ करता रहा। जैसे हिटलर ने बंकर में जाके खुदकुशी नहीं की, तब तक सुबह भी भाषण किया था उसने। उस पे मत जाइए, हाथ को देखिए। कांप रहे थे हाथ। मराठी में एक बहुत अच्छा गीत है, मुझे ठीक से याद नहीं आया, लेकिन मैं बताता हूँ आपको और उसका जवाब है। पिते दूध डोळे मिटुने जात मांजराची, मनी चोरट्याला कारे भीती चांदण्यांची। इसका मतलब बिल्ली दूध पीती है ना, वो आंख बंद करके पीती है। उसको लगता है मेरी आंख बंद है तो कोई देख नहीं रहा है। और रात को जो आसमान में तारे आ जाते हैं, उससे उजाला हो जाता है, उसको चोर को उसका डर लगता है। अब वो आसमान का थोड़ा सा उजाला, उससे चोर पकड़ा जाएगा ऐसा नहीं है। और ये भी नहीं है कि बिल्ली को आंख बंद करने से पकड़ने से रोका जाए। मोदी जी जो कर रहे हैं, तो पिते दूध डोळे मिटुनी जात मांजराची, वो उनके रील का एक ही लाइन में सार मराठी में ये है कि बिल्ली की जात आंख बंद करके दूध, चोरी का दूध पीती है मालिक को छुपा के। मालिक जनता है, जनता को मालूम है बिल्ली दूध पी रही है, तो वो तैयार ही है। वो आंख बंद करके जब खोलती है और दूध पीना शुरू करती है, तो जनता बैठी है, देख रही है। तो वो जो वीडियो बना रहे हैं अच्छा है, और बनाए। तो इस पे मैं ये कहूँगी कि जिस तरफ देखिए है खोखले लफ्ज़ों का हुजूम, जिस तरफ देखिए है खोखले लफ्ज़ों का हुजूम, यहाँ कौन समझेगा आवाज़ की गहराई को। तो आपको लग रहा है आवाज़ की गहराई को जनता समझ रही है? क्यों नहीं समझेगी? अगर आप और हम अपने आप को जनता समझते हैं तो जनता समझ रही है। क्या हम VIP हो गए हैं? नहीं, हम जनता हैं। मैं हमेशा ये मानता हूँ बुशरा जी की मुझे जो लगता है वही जनता को लगता है, क्योंकि मैं जनता हूँ, मैं कॉमन मैन हूँ। मेरा ऐसा कोई खास चीज़ ही नहीं, मेरे पास ना खास पद है, ना खास पैसे है, ना मेरा कोई खास स्टेटस है, ना मुझे कोई कहीं जाता हूँ तो खास अंदर लेके जाते हैं, जस्ट पुलिस वाले सैल्यूट मारते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं कॉमनर हूँ, मुझे भी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाता हूँ तो घंटों इंतज़ार करता हूँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो मुझे लगता है वही जनता को लगता है, क्योंकि जनता को लगता है तो वह मुझे लगता है, क्योंकि मैं और जनता अलग नहीं है। हम ये द्वैत को क्यों माने? जनता, मैं और आप एक अद्वैत है।
जैसे मुसलमान और हिंदू एक अद्वैत है, ये मुसलमान है ऐसा कहना गलत है, ये देशभक्त है। मुसलमान है लेकिन देशभक्त है, ऐसा जो कहते हैं वो संघी है। ये मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, हम सब देशभक्त हैं, क्योंकि जितना ये देश मेरा है उतना उसका है, क्योंकि इस मिट्टी में जितना मैं गया हूँ, मेरे पुरखे गए हैं, उतने उसके भी गए हैं, अलग कुछ भी नहीं है। आप जिस कन्विक्शन से कहते हैं चीज़ों को, तो यकीन करने के अलावा और कोई चारा आपके पास दूसरा नहीं होता है। सो विद सो मच ऑफ कन्विक्शन व्हेन यू से थिंग्स, और जो आपके आइडियोलॉजिकल स्टैंड रहे हैं, वो जाहिर सी बात है मैंने देखा है और मैं खुद उसकी गवाह रही हूँ कि इतनी मुश्किल सबके बाद भी पिछली बार मैंने कहा था हाँ। बुशरा जी, सत्य जब अकेला हो तो हुसैन साहब को याद कीजिएगा। बिल्कुल आपने ये कहा था, और काफ़ी लोगों ने उस बात को आपकी पसंद भी बहुत किया था कि आपने किस कन्विक्शन से उन चीज़ों को कहा था। बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी। आप you. ऑल द वे, आप मुंबई से एक बार फिर से हमारे स्टूडियो की आपने रौनक बढ़ाई, एंड आई एम श्योर कि फिर से बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी ऑडियंस को, और आंखें भी उनकी खुली होंगी, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। थैंक यू बुशरा जी।